Good morning, dear students. So in last lecture, we have completed with innate immunity and we have observed about different types of the barriers related to innate immunity, whatever we are getting by birth as a part of our immune system that we have observed. Today, we are going to discuss about acquired immunity, means adaptive immunity. Acquired का मतलब होता है we are getting it from the learning process, from our surrounding. That's why it is known as adaptive immunity. So let's see. Generally, innate immunity is non-specific. Non-specific का मतलब होता है कि कौन सा पैथोजन एंटर हुआ है हमारे बॉडी में या एंटर होने का ट्राई कर रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है. इट शुड बी ओनली पैथोजन, इट शुड बी ओनली एंटीजन. उसको सिर्फ उससे ही मतलब है, उसका आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, उसमें इनेट इम्यूनिटी का कोई इंटरेस्ट नहीं है. इट इज जस्ट एलिमिनेटिंग इट. इट इज जस्ट नॉट अलाउइंग द गेट पास टू गेट एंट्री इनसाइड अवर बॉडी और इनसाइड अवर सेल्स. ये इनेट इम्यूनिटी है, वो नॉन स्पेसिफिक है. बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दैट इज पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. तो जैसे जैसे हमारा लर्निंग प्रोसेस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा एंटीजेंस या पैथोजेंस हम एनकाउंटर करेंगे ड्यूरिंग आवर लाइफ, वैसे वैसे ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी चेंज होती जाएगी, बूस्टअप होती जाएगी और नए नए पैथोजन के अगेंस्ट में हमारे बॉडी को वो रेडी रखेगी. It is characterized by memory. That is, during the first encounter of the pathogen, body produces primary response in low intensity. Second encounter of the same pathogen causes a secondary, okay, that is anamnestic response in high intensity. Okay, देखिए यहाँ पे क्या मैकेनिज्म रहता है उसको पहले समझिए. जैसे ये हमारे बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स. ये बी लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलरली इन सभी एंटीजेंस के साथ फाइट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. दीज आर द बैक्टीरिया. ओके, और ये तीन जो बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं हमारे बॉडी में, उसमें से इसको इसने पकड़ लिया है. सो यहाँ पे कार्टून कैरेक्टराइजेशन के थ्रू आपको बताया गया दिस वन फिट्स, मतलब स्पेसिफिक. बाकी दो को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसको पकड़ सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक है. ये फर्स्ट रिस्पॉन्स के टाइम की स्टोरी है. इन तीनों को हमारा बी सेल जो है वो लर्न कर रहा है, समझ रहा है कौन कैसा दिख रहा है, क्या उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है. एंड देन इट इज गोइंग टू फाइट. और फिर इसको इसने पकड़ लिया इन द सेंस नाउ इट इज गोइंग टू बी किल्ड. इन फ्यूचर जब यही पैथोजन वापस एंट्री करेगा, तो अब देखिए ये मेमोरी सेल प्रोड्यूस हुआ है, बी सेल का ही टाइप है मेमोरी सेल, और उसको याद है कि ये जब लास्ट टाइम आया था तब इसको कैसे किल किया गया था. दिस मेमोरी सेल knows the response how to kill the invading pathogen which is entering second time, third time in our body. okay, so ये response काफी क्विक होगा. पहले क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस है, ओके, इसलिए टाइम लगता है फर्स्ट एनकाउंटर के टाइम पे. लेकिन वही पैथोजन जब सेकंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर होता है, सो टाइम नहीं लगेगा एंड इट विल बी क्विकली रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी. और इसी को आप देखिए एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया गया है. ये फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन का एक्सपोजर हुआ है. ओके, क्या होगा आप देखिए, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है. तो आप देखिए इसका पीक, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, ये इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है. ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हुआ है प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे. ओके, और फाइट भी किया गया, लेकिन आप देखिए पीक आने में कितनी देरी लगी है और पीक नीचे जाने के लिए भी कितनी देरी लगी है. मतलब रिस्पॉन्स जो है
उसको बाद में मतलब इन्वेडिंग पार्टिकल को या पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने में भी कितना टाइम लगा है। अब उसके पास जब ये सबसिक्वेंट एक्सपोजर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्सपोजर, सेकंड टाइम ये सेम एंटीजन, सेम विदाउट एनी चेंज इट इज एंटर्ड। अब देखो, एक तो पीक डेवलप होने में देरी नहीं लगी है, इट इज नॉट टेकन मच टाइम, एज वेल एज द पीक इज वेरी हाई। ओके, मतलब ज्यादा अमाउंट में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो एक तो मेमोरी में पता है ये एंटीजन कौन है, तो इसीलिए टाइम कम लगता है। दूसरा, कौन से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने हैं वो भी पता है, इसलिए वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी ऐसे प्रोड्यूस करेगा जो उसके अगेंस्ट में फाइट कर सके। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर ऑलवेज टेकिंग लेस टाइम विथ हायर एफिशिएंसी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज टेकिंग टू मच टाइम विथ लोअर एफिशिएंसी। अब इसको वैसे ये इसी चैप्टर में आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आने ही वाला है वैक्सीनेशन का एक टॉपिक, उसके साथ जोड़ देते हैं जो अभी लोग नहीं समझ रहे हैं। इन द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक वैक्सीन नहीं लेना है, अभी भी कुछ लोग ऐसे जिद पे अड़े हुए हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। जब आप वैक्सीन लेते हैं तो एक्चुअली इट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब वैक्सीन और कुछ नहीं है, इट इज द सेम एंटीजन जो हमारे बॉडी में लाइव एंटर होता है, उसी को डेट करके कील करके हम एंटर कर रहे हैं। तो अगर किसी पर्सन ने कोरोना का वैक्सीन लिया है तो जैसे ये वैक्सीनेशन का डे है, वहां से लेके कुछ टाइम तक, कुछ 1-2 दिन के बाद उसको फीवर और ये सब होना शुरू होगा। ओके, और एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ओके, और ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं उस प्रोसेस को हमारे बी सेल याद रखेंगे, मेमोरी। सो जब इन फ्यूचर, देखिए अभी भी हमें पता है कि मेडिकल साइंस कहता है कि कोरोना वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, तो फिर वैक्सीन का मतलब क्या है? तो देखिए ये मतलब है, ये सेकंड एक्सपोजर मतलब एक्चुअल कोरोना इन्फेक्शन, ये फर्स्ट एक्सपोजर था दैट इज वैक्सीनेशन, सेकंड एक्सपोजर दैट इज एक्चुअल कोरोना वैक्सीने कोरोना इन्फेक्शन। तो देखिए कितना फास्ट हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर रही है और कितने ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं विच कैन फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस, और उसको न्यूट्रलाइज भी बहुत क्विकली किया जा सकता है। तो कोरोना हो सकता है लेकिन सेवेरिटी जो उसकी है, ओके, लिथालिटी जो है, जो पर्सन की डेथ हो रही है वो नहीं होगी, ये बेनिफिट है। तो नेचुरली भी अगर कोई पैथोजन, सिंपल सा एक एग्जांपल है टाइफॉइड फीवर, तो जनरली फर्स्ट टाइम किसी पर्सन को लाइफ में जब टाइफॉइड होता है तो डायग्नोसिस होने में 7 days अराउंड लग जाता है। ओके, तब जाके पता चलता है कि इट इज टाइफॉइड। 7 days तक आपकी बॉडी रेस्ट नहीं कर रही, इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द बैक्टीरिया, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन होने में 7 days का टाइम लगता है, 6 to 7 days। ओके, लेकिन जब उसी पर्सन को लाइफ में दूसरी बार टाइफॉइड होता है तब उतना टाइम नहीं लगेगा, दूसरे दिन ही पता चल जाएगा द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह अभी फास्ट शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट, ये हमें नेचर ने एक अच्छा गिफ्ट दिया हुआ है कि दैट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको हम मेमोराइज कर सकते हैं लाइफ टाइम तक, और उसकी वजह से जो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स रहेगा वो फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा, so which we can eliminate the antigen from our body very quickly and we can have our health back. Okay, अब ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को याद रखिएगा क्योंकि आगे एक जगह पे और इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन आएगा, so just remember this thing. So generally primary and secondary immune response of acquired immunity are carried out with two types of the cells, that is B lymphocytes, that is B cells and T lymphocytes। ये दो तरह के lymphocytes हमारे WBCs में हैं, वो ये उसमें से ये दोनों ही lymphocytes जो हैं B and T, they are the main players of the primary and secondary immune response। अब बी सेल और टी सेल दोनों है तो सही, लेकिन दोनों का और दोनों ही
अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन और एंटीजन यू कैन से, लेकिन दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। ओके, तो आप देखिए बी लिम्फोसाइट्स कैसे फाइट करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। ओके, बॉडी दैट इज प्रोटीन, एंटी मतलब ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट, पैथोजन के अगेंस्ट में। सो बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोटीन्स व्हिच आर fighting against the pathogens, those are known as antibodies. These are the proteins to fight with the pathogens. Antibodies के लिए एक abbreviated word भी use होता है, that is AB, capital A small b, AB। ऐसे ही एंटीजन के लिए एक वर्ड यूज होता है एब्रीविएटेड, दैट इज AG, कैपिटल A स्मॉल g। मतलब अगर कहीं पे AG लिखा है कैपिटल A स्मॉल g, that is antigen, AB that is antibody। T lymphocytes का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, सो दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो है वो बी सेल को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ एक और भी रोल है जो आगे डिस्कशन में आएगा, लेकिन उसको यहाँ पे भी पॉइंट आउट करना चाहिए। टी लिम्फोसाइट्स आर फाइटिंग डायरेक्टली विद द पैथोजन, डायरेक्ट फाइट करने जाते हैं। बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट फाइट करने नहीं जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडी जाके पैथोजन के साथ फाइट करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स खुद जाते हैं फाइट करने के लिए। तो दोनों का हम एनालॉजी बनाते हैं अगेन विथ आर्मी। तो आपको पता होता है, शायद होगा ही ऑब्वियसली, आर्मी में दो तरह के डिविजन्स होते हैं जनरली आर्मी में। एक होता है आर्टिलरी डिवीजन, ओके, और दूसरा होता है राइफल डिवीजन। तो जो राइफल के साथ फाइट करने जाते हैं उनको खुद जाना पड़ता है, उन सोल्जर्स को, टू द फ्रंट टू फाइट विद द टेररिस्ट। अब यहाँ पे पैथोजन और कोई नहीं है, एंटीजन और कोई नहीं है, उनका काम भी टेररिस्ट के जैसा ही है। ओके, दे आर कमिंग इन आवर बॉडी एंड दे आर क्रिएटिंग वैरायटी ऑफ द डिजीज, और उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जो काम, मतलब ये एक तरह के टेररिस्ट है। तो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो खुद फाइट करने जाते हैं, बी सेल को हेल्प तो करते ही हैं लेकिन वो खुद फाइट करने जाते हैं यूजिंग देयर वेपन्स। तो वो फ्रंट पे जाके फाइट करते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई टी लिम्फोसाइट्स के लिए वर्ड यूज होता है स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी। टी लिम्फोसाइट्स आर स्कैवेंजर्स, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। और बी लिम्फोसाइट खुद नहीं जाते हैं, दे आर वर्किंग एज आर्टिलरी डिवीजन। अब ये आर्टिलरी डिवीजन क्या है, तो आर्टिलरी डिवीजन ये है जो आर्टिलरीज के थ्रू फाइट करते हैं। मतलब जो बॉम्बार्डमेंट गन्स होते हैं, तोप वगैरह, जैसे बोफोर्स है हमारे पास, राइट, उसके जैसे, मतलब जाना नहीं है दूर से, 5, 7, 10, 15, 20 किलोमीटर दूर से वो बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं यूजिंग देयर व्हीकल्स। ओके, लॉन्चिंग पैड्स एंड ऑल दिस। ओके, खुद नहीं जाएंगे लेकिन वो वहां पे मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो मिसाइल लॉन्च करने का काम हमारे बॉडी में है, दैट इज ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो वो खुद जाएंगे नहीं फ्रंट पे, लेकिन बहुत दूर से एंटीबॉडी रिलीज करेंगे और वो एंटीबॉडी जाके वहां पे डिस्ट्रॉय करेंगे पैथोजन को, जैसे एक मिसाइल काम करता है। और टी लिम्फोसाइट खुद जाएंगे फाइट करने के लिए। तो देखिए ये मैन मेड सिस्टम जो है फॉर वॉर एंड ऑल दिस, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द डिफेंस। ओके, फाइन। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका एक बी सेल है, दिस इज द बी सेल रिसेप्टर। जो आपको ये वाई शेप का दिख रहा है, ये एंटीजन है जो स्टार शेप का है, वो आके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। ओके, बाइंड होता है तब टी सेल जो है उसमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हेल्पर टी सेल्स, जिसको बोला जाता है TH सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, जिसको TH सेल्स भी बोला जाता है। ये TH सेल्स क्या करते हैं, तो TH सेल्स जो है वो बी सेल्स को कुछ सिग्नल्स भेजते हैं।
याद करिए, हार्मोन वाले में भी हमने पढ़ा हुआ है, हार्मोन नहीं होंगे लेकिन ऐसा ही केमिकल सिग्नलिंग सेल्स के बीच में इंटरटॉकिंग चलता रहता है। तो दे विल सेंड सम सिग्नल्स टू द बी सेल्स, और उसकी वजह से बी सेल्स क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट करके वो कन्वर्ट हो जाएंगे बी सेल्स इनटू प्लाज्मा सेल्स। वो कन्वर्ट होंगे प्लाज्मा सेल्स में, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम शुरू कर देंगे, और बाद में ये जो एंटीबॉडी जो है दे विल फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग एंटीजन। तो टी सेल दो तरह के हैं, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे डिस्कशन में सब कुछ है यहाँ पे सिलेबस में, लेकिन एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पे जाना पड़ रहा है, इसलिए कुछ टर्म्स नई नई आती रहती हैं बीच में। तो जैसे ये हेल्पर टी सेल्स, अभी हमें टी सेल्स पूरा पता नहीं, लेकिन हेल्पर टी सेल यहाँ पे आ गया, तो टी एच सेल्स भी इसको बोलेंगे। दूसरे होते हैं टी सी सेल्स, ओके, टी सी सेल्स, वो जाते हैं फ्रंट पे फाइट करने के लिए। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं बी सेल्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। अब ये नीट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द टी सेल्स आर हेल्पिंग बी सेल्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन? तो हेल्पर टी सेल्स, या तो आप लिख सकते हैं टी एच सेल्स। ऐसा दूसरा सबसेट है टी सेल्स का जिसको बोला जाता है टी सी सेल्स। इसका फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी थियरी जब आएगी तब। तो सबसे पहले अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि अभी हमने देखा कि बी सेल्स ने एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया। अब जब ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी सेल्स ने किया है बाय बिकमिंग द प्लाज्मा सेल्स, तो ऐसे एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो एंटीबॉडी जो है दे आर लुकिंग जस्ट लाइक वाई शेप स्ट्रक्चर। ये नीट में पूछा गया है क्वेश्चन कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कौन से अल्फाबेट के जैसा है। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के कोई भी बता सकता है, दिस वाई शेप। अब जो ये एंटीबॉडी है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर, और बोर्ड में भी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो एंटीबॉडीज, ईच एंड एवरी एंटीबॉडी आर हैविंग 2 लाइट चेन्स, 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स, 2 हैवी चेन्स। अब ये लाइट और हैवी क्या, तो लाइट मतलब मॉलिक्यूलर वेट की हम बात कर रहे हैं, ओके, और हैवी चेन्स मतलब मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर का जो मेन स्ट्रक्चर है वाई का, दैट इज हैवी चेन। अब ऑलरेडी पता चल रहा है 1 2 3 4 सेगमेंट्स यहाँ पे है, ये पूरा वाई इसके स्टेम के साथ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों एक एक हैवी चेन है, ये पूरा एक हैवी चेन है, ओके, और ये दूसरा एक पूरा हैवी चेन है, मतलब लिख दिया है 2 हैवी चेन्स। और 2 लाइट चेन्स तो ये दिख रहे हैं बाहर की साइड, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लाइट चेन है। क्लियरली पता चल रहा है ऑलमोस्ट हाफ जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट रहने वाला है, लाइट 2 लाइट चेन्स जो आउटवर्ड साइड पे है, ओके, और 2 हैवी चेन्स। इसलिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमेशा यही होता है H2L2, 2 हैवी 2 लाइट, ओके फाइन। अब उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ अंदर डिटेलिंग देखते हैं हम। अब ये जो लाइट चेन और हैवी चेन्स जो रहते हैं, ओके, वो क्या क्या है? लाइट चेन्स और हैवी चेन्स जो है उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं, ओके। ये लाइट चेन है पूरा। अब मैं सिर्फ आधे स्ट्रक्चर को नरेट करूंगा, वही सेम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले आधे स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है, ओके, सेम टू सेम। ये आप देख सकते हैं ये लाइट चेन है पूरा, और उस लाइट चेन में आपको 2 पार्ट दिखाए गए, एक डार्क कर दिया गया है और एक ऑलरेडी कलरलेस आपको दिखाया गया है, ओके। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसको डार्क किया गया है दैट इज वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन किसका वेरिएबल रीजन? लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो कांस्टेंट रीजन है, किसका? लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है। अब ऐसा ही आप हैवी चेन के लिए देखिए, तो ये ऊपर वाला पोर्शन इसको भी डार्क कर दिया गया है, तो इसको भी डार्क कर दिया गया है, ये भी वेरिएबल रीजन है, ये भी पूरा जो है
वेरिएबल रीजन है, किसका है? तो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है। अब ये पूरा जो है ये भी हैवी चेन का ही पार्ट है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ब्लू वाला पोर्शन, स्काई ब्लू वाला पोर्शन। ओके, ये पूरा स्काई ब्लू जो दिख रहा है वो भी हैवी चेन है, लेकिन कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट रीजन ऑन द हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑन द लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑन द लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑन द हैवी चेन। अब वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे लाइट और हैवी का तो पता चल गया कि लाइट मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम है तो वो लाइट चेन, और हैवी मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा है वो हैवी चेन। अब लाइट और वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या है? तो जो कांस्टेंट रीजन है उनका स्ट्रक्चर, उनके एमिनो एसिड का सीक्वेंस, अब ये है तो प्रोटीन, तो उसका स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड का सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट रीजन। ओके, ये पूरा अब देखिए, अब बहुत सिंपल से इसको स्टडी कर सकते हैं। ये ऊपर के दोनों जो हैं वो वेरिएबल हैं, दोनों ही, इस तरफ भी ऊपर के दो हैं वो वेरिएबल हैं, और नीचे के ये जो दोनों हैं पोर्शन, यहाँ पे कलरलेस वाले दोनों और ये पूरा स्काई ब्लू वाला स्टेम पूरा, ये दोनों कांस्टेंट रीजन है सभी। तो कांस्टेंट रीजन का सीक्वेंस जो है एमिनो एसिड का वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ना ही उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। लेकिन जो वेरिएबल है, तो नाम ही इसीलिए दिया गया है वेरिएबल, वो चेंज होता रहता है। ओके, तो कांस्टेंट रीजन चेंज नहीं होता है वो तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल रीजन चेंज क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है कि आपका जो भी पैथोजन आएगा, या बैक्टीरिया, सपोज आपका ये जो रेड वाला कर्सर अभी आपको दिख रहा है हाइलाइटर, वो मान लीजिए कि कोई एक बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया आके, आप देखिए बैक्टीरिया आके कहाँ पे बाइंड हो रहा है? ऑन दिस। तो जैसा बैक्टीरिया का साइज, शेप, स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा वायरस का साइज, शेप, स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा किसी भी एंटीजन का साइज, शेप, स्ट्रक्चर रहेगा, उसके जैसे ही ये वेरिएबल रीजन जो है वो चेंज होंगे। ओके, उसके जैसे ही ये वेरिएबल रीजन चेंज होने वाला है, इसीलिए इसको वेरिएबल रीजन बोला गया है, क्योंकि उसको एंटीजन के साथ बाइंड होना है। अब पूरा वेरिएबल रीजन है वो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं होता है, वो हो भी नहीं सकता है। अब नीचे वाला पोर्शन यहाँ से कैसे बाइंड हो सकता है? तो वेरिएबल रीजन का जो ऊपर का पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, इट इज एक्सपोज्ड, और यही बाइंड होता है विथ एंटीजन, इसलिए आप देखिए इसको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये ऊपर का जो पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। याद करिए 11th में आपने पढ़ा था एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कैसे हुआ करते थे? तो जैसा सबस्ट्रेट का साइज, शेप, स्ट्रक्चर, अब एंजाइम भी प्रोटीन थे, ओके, तो वो उस तरह से सब, उसने एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो भी आप बोले, ओके, उसके थ्रू वो बाइंड होते थे। पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। ऐसे यहाँ पे भी एंटीबॉडी का जो भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन बाइंड तो कौन करेगा? तो लाइट चेन और हैवी चेन जो है, लाइट चेन और हैवी चेन जो है उनके वेरिएबल रीजन, क्योंकि आप देखो ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, ये जो वेरिएबल रीजन है उसके टॉप मोस्ट पोजिशंस जो है दे आर मेकिंग अप अ पॉकेट विच इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो कोई भी एंटीजन वहां पे आके बाइंड होगा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ स्टिचिंग जैसा दिख रहा है, तो दे आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, मतलब एसएस बॉन्ड। ओके, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों है वहां पे? इंटरचेन, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। अब एंटीबॉडी जो है उनके टाइप्स हैं, 5 टाइप है। कौन कौन से 5 टाइप है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एंटीबॉडी के लिए मैंने एब्रीविएटेड फॉर्म आपको बताया था, ए बी एंटीबॉडी का, लेकिन ये सभी एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। ओके, एंटीबॉडी नाम तो हमने उसको क्यों दिया है? बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी, वो जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से एंटीबॉडी नाम दिया है। लेकिन
बाय नेचर ये ग्लोब्यूलिन स्फेरिकल शेप के प्रोटीन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे दिख रहा है वाई शेप, आप बोल रहे हैं स्फेरिकल है, तो वाई शेप तो है, लेकिन जब इसको हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो स्फेरिकल शेप दिखेगा हमें 3D में देखेंगे तब। ओके, तो मतलब कैसे, तो ये भी एक स्फेयर है पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये भी एक दूसरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और ये जो है पूरा ये भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इस तरह से पूरा अरेंजमेंट है। ओके, अभी 5 तरह के एंटीबॉडी हैं। एंटीबॉडी के नाम जो है दैट इज IgA, IgG, IgM, IgE, IgD। IG दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इसलिए कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और इम्यूनो क्योंकि इम्यून सिस्टम के हैं इसीलिए इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका भी एब्रिविएटेड फॉर्म है दैट इज IG। अब 5 एंटीबॉडी, अब अगर आपको एग्जाम में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पूछा तो ये 5 एंटीबॉडी के बारे में आपको पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज, ऐसा करके 3 मार्क में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो याद रखने के लिए मैं आपको एक की बता रहा हूँ, उस तरह से याद रखिए, क्योंकि वो जो की है कुछ और पॉइंट्स के लिए भी काम आएगी। एंटीबॉडी के कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए इस तरह से हम याद नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे IgG, IgA, IgM, वापस बता रहा हूँ सीक्वेंस में, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, इस तरह से याद रखेंगे। IgG, तो IG तो अभी हमें पता है, सभी के आगे से IG हटा दीजिए, तो GAMDE, गामड़े। ओके, ये वर्ड हो जाएगा पूरा गामड़े। ओके, तो बहुत सिंपली आप याद रख सकते हैं गामड़े। ओके, फिर आप IG लगा दीजिए लिखने के टाइम पे। फाइन। जब भी जब भी किसी भी पैथोजन का, किसी भी एंटीजन का अटैक होता है हमारे ऊपर, तब जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट, दैट इज IgG। अब ये आपके टेक्स्ट में नहीं है, कुछ चीजें कुछ है कुछ नहीं है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और नीट में पूछे जा सकते हैं, दैट्स वाई। जब भी प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, हमने आगे ग्राफ देखा था, तब मैंने आपको बोला था कि याद रखिएगा, क्योंकि इसको वापस समराइज करेंगे वहां पे। तो जब भी प्राइमरी एक्सपोजर होता है किसी भी एंटीजन का, और हमारा बॉडी जब प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है फर्स्ट टाइम, तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में दैट इज IgG। ओके, दैट इज IgG। IgG एक मोनोमर है, आप देख सकते हैं, और उसमें आप देखिए ये लाइट चेन के 2 पार्ट हैं। हैवी चेन में आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। ये ऊपर ऑरेंज है, वो तो वेरिएबल की वजह से ऑरेंज दिखा है, लेकिन है तो हैवी चेन का ही पार्ट ना। तो हैवी चेन में आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, हैवी चेन के 4 पार्ट आपको वहां पे दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये बीच में आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है हिंज रीजन। ओके, इसको बोला जाएगा हिंज रीजन। ओके, हिंज, HINGE, हिंज। ओके, ये जो हमें दिख रहा है ना रेड वाला एरिया, दैट इज हिंज। हिंज का मतलब क्या है, ये हिंज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे डोर के जो क्लैंप होते हैं, जो वॉल से डोर को फिक्स करते हैं ना, उसको भी हिंज बोला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना डोर को उससे, तो ये हिंज रीजन जो है उसकी वजह से IgG को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पहले मैं सब कुछ आपको IgG के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम पे जो फर्स्ट प्रोड्यूस होता है वो IgG होता है। मोनोमरिक एंटीबॉडी है, सिंगल यूनिट वाला। ओके, कितने कांस्टेंट रीजन है, हैवी रीजन कितने हैं, तो हैवी 1 2 3 4, और उसमें कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट हैवी तो 1 2 3 आप देख सकते हैं, कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी
3। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, CH1 CH2 CH3। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये पूरा हैवी है, उसमें से कांस्टेंट कौन है, तो येलो वाले जो है वो सारे के सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो अराउंड 1,50,000 डाल्टन, 1,50,000 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आईजीजी का। IgG is the only antibody which can cross the placenta. याद करो, again 11th erythroblastosis fetalis. Okay, RH incompatibility। तो ऐसा क्यों हो रहा था, एंटी RH एंटीबॉडी एंटर हो रहे थे वहां पे प्लासेंटा को क्रॉस करके। तो इट इज द सिंगल एंटीबॉडी, ये पांचों में से सिर्फ यही एंटीबॉडी ऐसा है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। ओके, तो दिस इज अबाउट IgG। फिर IgM के बारे में देखते हैं, हम सीक्वेंस में ही जाएंगे, हमारा जो सीक्वेंस गामड़े वाला है उसके थ्रू ही जाएंगे। IgM देखिए आप, रिंग स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ऐसे 5 यूनिट एक साथ जुड़े हुए हैं, देखिए आप। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली IgG है उसके 5 टाइम्स से भी ज्यादा होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम 5 टाइम्स तो होगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा होगा। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। और ये पांचों जुड़े हुए होते हैं ज्वाइनिंग चेन से, स्टिचिंग किया गया पांचों के बीच में, तो ज्वाइनिंग चेन से जुड़ते हैं। और ज्वाइनिंग चेन के लिए भी एक वर्ड यूज होता है एब्रीविएटेड, दैट इज कॉल्ड J चेन। आप इसको J चेन भी बोल सकते हैं। जब भी सेकंड एक्सपोजर होता है किसी भी एंटीजन का, तब IgM प्रोड्यूस होता है पहले। जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है तब IgG प्रोड्यूस होता है, और जब सेकंड एक्सपोजर होता है तब IgM प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आप देखो, अब पहले एक्सपोजर में एक तो इसको समझना था सब कुछ, इसलिए टाइम लग रहा था, और ये अकेला था, मोनोमरिक है। तो अब देखो बाइंडिंग के लिए तो ऊपर वाले यही पोजीशंस है इसके पास, लेकिन IgM के पास देखिए इससे 5 टाइम्स हायर हो रहा है, इससे 5 टाइम्स हायर रिस्पॉन्स वो दे सकता है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स और एफिशिएंट रिस्पॉन्स वो सेकंड एक्सपोजर पे देता है। ओके, और फिर आइए IgA, बीच में IgM भूल गए। ओके, GAM ऐसे जाना था। एनीवे IgA ये डायमरिक है। अब देखिए इसमें भी J चेन है, दैट इज ज्वाइनिंग चेन। अब ये डायमर है, किसका डायमर है, तो IgG के डायमर जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। जितने हैवी कांस्टेंट रीजन इसके है, उतने ही हैवी कांस्टेंट रीजन IgA के भी हो रहे हैं एक मोनोमर में। और ये सिक्रीटरी एंटीबॉडी है। सिक्रीटरी मतलब सिक्रीशंस में देखने मिलता है। ओके, कौन से सिक्रीशंस, तो टीयर्स में होता है, मिल्क में होता है। मदर का जो मिल्क है उसमें ज्यादातर, आप याद करिए कोलेस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम, तो उसमें भी IgA है। तो मदर जब फीडिंग करवाती है अपने न्यू बॉर्न को, तब ये एंटीबॉडी का हैवी लोड उस चाइल्ड को मिलता है, सो दैट जस्ट आफ्टर बर्थ उस चाइल्ड को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और अगर इन्फेक्शन हो तो IgA उसके अगेंस्ट में अच्छे से फाइट कर सके। तो सिक्रीशंस में है। ओके, दिस इज IgA, जो सिक्रीशंस में मूव करता रहता है ये। ओके, डायमरिक है। फिर IgD भी आप देखो तो IgG के जैसा ही है दिखने में। ओके, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कम होती है इन सभी से। IgG, IgM, IgA से इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। लोवेस्ट कंसंट्रेशन वाला एंटीबॉडी है, और इसका अभी तक इतना कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जैसे हम IgG के बारे में बोल सकते हैं, IgM के बारे में बोल सकते हैं, IgA के बारे में बोल सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स IgD के बारे में अभी हमें इतना डिटेलिंग नहीं है रिसर्च में।
ओके अब देखिए आईजीई जो है उसमें ऐसा हिंज नहीं है। ओके सिर्फ ज्वाइनिंग है लेकिन हिंज नहीं है, वो ज्वाइनिंग तो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ओके और आप इसके हैवी कांस्टेंट रीजन देखिए तो 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये भी पूछा जा सकता है। आईजीई के पास हैवी कांस्टेंट रीजन 4 है, कांस्टेंट हैवी मतलब CH1 CH2 CH3 CH4। आईजीजी के पास CH1 CH2 CH3, आईजीडी के पास भी CH1 CH2 CH3। अब देखिए ये 3 ही है। इवन आईजीए के पास भी CH1 CH2 CH3। बट आईजीई देखिए और आईजीएम, इसलिए मैंने बोला था कि आईजीएम में आईजीजी से 5 टाइम्स हायर होगा मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन उससे भी ज्यादा होगा। क्यों? तो आईजीएम में भी आप ठीक से देखिए तो CH1 CH2 CH3 CH4 4 तरह के कांस्टेंट हैवी रीजन्स वहां पे बन रहे हैं। ओके सो दैट इज आईजीई और आईजीएम ऐसे हैं कि जिसमें कांस्टेंट हैवी रीजन 4 होते हैं। आईजीजी आईजीए आईजीडी ऐसे हैं जिसमें कांस्टेंट हैवी रीजन 3 होते हैं। इतना फर्क है इन 5 में से। अब आईजीई का क्या काम है? तो आईजीई हमें जो भी एलर्जीज होती हैं, तो एलर्जी भी एक तरह का एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स है। हमें हनी बी ने काट लिया, किसी और इंसेक्ट ने काटा, या पोलन ग्रेन का किसी को एलर्जी है, वट एवर। So at that time IG is getting produced and IG is giving the quick response और aggressive response देता है बहुत। इसलिए देखो जब भी ऐसा होता है allergic response तो itching sensation, swelling, जहाँ पे swelling हो रहा है वहाँ पे redness भी हो जाती है, right? All these reactions are happening. This is because of aggressiveness of the IgE. Okay? eosinophil याद करिए, related to allergic response. Okay? तो IgE is also related to same thing. Okay? वैसे दोनों का काम अलग अलग है। ओके तो इस तरह से 5 तरह के एंटीबॉडी हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो फॉर टुडे अप टू दिस, in next lecture we will be observing about types of the acquired immunity. अभी हम 2 तरह की इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड। अब उस एक्वायर्ड में भी देखिए, इनेट में भी 4 टाइप की इम्यूनिटी थी, बैरियर्स, 4 तरह के बैरियर्स थे। एक्वायर्ड में भी 2 तरह के इम्यूनिटी है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। So if you have any doubts, any queries regarding this lecture, you can post your questions, you can call me. Okay, till then, have a nice day.